Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ. सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 1 अक्टूबर 2020 को हुए पेपर का, दैट वाज यूजीसी नेट और जो आपका एग्जाम हुआ है इसका. और आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम की एनालिसिस है. यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं ये वो क्वेश्चन है जो बच्चों ने मुझे बताए हैं, जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद रहे बिकॉज आपका जो एग्जाम था वो ऑनलाइन था. तो जो क्वेश्चन बच्चों को याद रहे हैं उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है. किसी क्वेश्चन में वेरिएशन हो जाए, ऊपर नीचे का ऑप्शन हो जाए तो आप देख लेना, ताकि आपको कोई ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं था. उस टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर था, बट बच्चों को एग्जैक्ट क्वेश्चन कई बार याद नहीं रहता है तो कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. गाइस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि अगर इस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस तो कम रहते हैं बट सेम टॉपिक पे इनडायरेक्ट वे में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. तो वीडियो को एंड तक देखना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी. टीआरपी की जो फुल फॉर्म थी दैट इज टेलीविजन रेटिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ CO2 एमिशंस कंट्रीज. तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इसमें जो राइट ऑप्शन था दैट वाज बी ऑप्शन. सबसे ज्यादा जो एमिशन करता है दैट इज चाइना, देन यूएसए, देन इंडिया, देन रशिया और इसके बाद जापान आता है. तो मैं दिखा देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन एक बार. अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रिसेंट डेटा फ्रॉम ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट 2018, द टॉप 5 कंट्रीज दैट प्रोड्यूस द मोस्ट CO2 आर चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया एंड जापान. यहाँ पर जो सीक्वेंस गिवन है ये आपका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में गिवन है. आई मीन सबसे ज्यादा जो एमिशन करता है दैट इज चाइना, उसके बाद जो एमिशन करता है सबसे ज्यादा दैट इज यूएस, देन इंडिया, देन रशिया, देन जापान. इस तरीके से यहाँ पर ये सीक्वेंस वाइज गिवन है. यहाँ पर CO2 ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस, CO2 को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, हैज बिकम अ मेजर concern as climate change becomes a bigger issue. The biggest culprit of CO2 emission for these countries is electricity, notably, and burning coal. Okay, next question कर लेते हैं. On 1st January 2007, it was Tuesday. Then what will be the day on 1st January 2008? 1 जनवरी 2007 को जो दिन था वो था ट्यूसडे का. अब पूछा गया कि बताओ 2008 में उसी सेम डे को 1 जनवरी को कौन सा डे होगा. तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर दैट इज वेडनेसडे, बी ऑप्शन है इसका. लेकिन ये बी ऑप्शन कैसे आया, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो बी क्यों है, वेडनेसडे आंसर क्यों है, इसको मैं एक बार समझा देता हूँ. एक बार समझ लोगे तो लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे. एक ट्रिक लगती है यहाँ पर, मैं समझा दूंगा इस ट्रिक को अच्छे से, एक बार समझ लेंगे सब लोग. यहाँ पर आप सभी को पता होगा जो नॉर्मल ईयर होता है वो 365 डेज का होता है, ठीक है. और जो लीप ईयर होता है वो जो कि 4 साल में एक बार आता है, 4 ईयर्स में एक बार लीप ईयर आता है, उसमें 365 डेज होते हैं प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है. सबको पता है यहाँ पर, ठीक है. बिकॉज एवरी ईयर एग्जैक्टली हैज 365.25 डेज, मतलब हर साल 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, ठीक है. अब 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होते हैं हर साल उसको हम हर साल इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब एवरी ईयर कैलेंडर में 365 डेज ही दिखाए जाते हैं बट वहां पर 365 डेज नहीं होते, एग्जैक्टली 365 डेज एंड 6 घंटे होते हैं. तो 6 घंटे ऐसे करके हम ऐड करते जाएंगे तो 4 साल बाद 6 चौके 24 होता है, मतलब 6 4 जा 24, तो 24 आवर्स का एक दिन एक डे बन जाता है कंप्लीट डे नाइट करके. तो वहां पर 365 प्लस 1 डे एक्स्ट्रा बन जाता है दैट इज नॉन एज लीप ईयर. 366 डेज हो जाते हैं वहां पर उस ईयर में. तो यहाँ पर 2008 है दैट इज ए लीप ईयर. तो 2007 जो है इसमें 365 डेज रहे होंगे और 2008 जो वो लीप ईयर है इसमें 366 डेज हो गए होंगे, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया है. तो यहाँ पर जो डेट है वो सेम है, 1 जनवरी यहाँ भी और यहाँ पर भी आपके 1 जनवरी बोली गई है, ठीक है. तो मतलब एक डे इंक्रीज हो गया है. तो ट्यूसडे था तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है. अब यहाँ पर 2008 जो है वो लीप ईयर है, कैसे पता चला मुझे कि एक लीप ईयर है और लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा कैसे बढ़ जाएगा. तो ये तो सबको पता है कि नॉर्मल ईयर में से अगर हम लीप ईयर पे जा रहे हैं तो 101 दिन बढ़ जाता है, ये तो सबको कंफर्म है. आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये लीप ईयर है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, 4 से डिवाइड करके. 2008 इज ए लीप ईयर सो 1 एक्स्ट्रा डे विल बी एडेड टू इट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, क्योंकि सेम डेट है
तो एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं बता दूं कि 2008 जो वो लीप ईयर कैसे, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो मैं बताता हूँ इसे। किसी भी ईयर को, जो भी आपको ईयर निकालना है कि लीप ईयर है नहीं है, उसको 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ पर अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो 4 5 जो 20 होता है, 0 एंड 4 2 जो 8, 502 आ गया, मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक लीप ईयर है। कोई भी ईयर जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो एक लीप ईयर होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर 2016 की हम बात करें तो क्या ये लीप ईयर है, तो हाँ ये लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 5 जा 20 होता है एंड 0 4 6 जा 16, यानी कि 504 कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो 2016 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। एक चीज और याद रखना, लीप ईयर निकालते टाइम पर एक चीज और है जो आपको समझनी जरूरी है यहाँ पर। वो क्या है, सपोज करो 1700 है, 1700 चल रहा है, तो क्या ये एक लीप ईयर होगा, आपको पता लगाना क्या एक लीप ईयर है। तो हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो देखो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये। 4 6 जा, और नहीं एक सेकेंड, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 कैरी करेंगे, 1 और 0 10 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 425 आ गया, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। लेकिन 1700 एक लीप ईयर नहीं है। तो ऐसा कैसे, मतलब जब भी किसी ईयर के एंड में 2 0 आ जाएं तो उसको चेक करने का, लीप ईयर चेक करने का तरीका चेंज हो जाता है। तब हम चेक करेंगे 400 से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 400 से, तो अब जब इसे डिवाइड करोगे आप तो ये डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। अगर 1800 है, इसको मुझे चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, 400 से डिवाइड करके देखूंगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, करो इसे कैंसिल, 4 6 जा 4 4 जा 16, उसके बाद 2 बचेगा, तो कुछ पॉइंट में लगभग वैल्यू आएगी, मतलब कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 1800 भी आपका लीप ईयर नहीं है। तो जब भी लास्ट में डबल जीरो आ जाए किसी ईयर के, तब हम 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर किसी ईयर के एंड में 2 0 नहीं है तो उसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे सिंपली। जैसे 2020 है, 2020 जो चल रहा है अभी, ये एक लीप ईयर है। अब इसके इस ईयर के एंड में दोनों में 0 0 नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे सिंपली। 4 से डिवाइड करो, 4 5 जो 20 एंड 0 एंड 4 5 जो 20, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 2020 जो है वो लीप ईयर। आप चेक कर सकते हैं जो ईयर चल रहा है हमारा, ये लीप ईयर था एक, ठीक है। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट विल बी द एंगल एट 2:15, 2:15 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो इसका आंसर था 22.5 डिग्री। अब 22.5 डिग्री कैसे आया, तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ ले, वो 4:30 पूछ ले, 5:15 पूछ ले, 5:20 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, ईच एंड एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी पूछ ले आपसे वो घड़ी में, वॉच की सुई में, तो आप उसका डेफिनेटली आंसर कर पाएंगे। आपको ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं, तो ध्यान से देखना ट्रिक में क्या बताया गया है। पहले मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं जहां पर 2:15 लिखा हुआ है। तो 2:15 का मतलब है कि वॉच में ऐसे घड़ी दिखेगी आपको, 2 वाली वॉच यहाँ पे होगी, आर वाली वॉच यहाँ पे होगी, मिनट वाली जो वॉच है वो 3 पे होगी। 2:15 ऐसे ही बचते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले इसी क्वेश्चन को कि 22.5 डिग्री कैसे आया, फिर मैं बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे 3 बजे हैं तो क्या टाइम, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 4 बजेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मैं सारी चीजें बता दूंगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ। 2:15 हुए हैं, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। इस फॉर्मूले में पूरा का पूरा खेल इस फॉर्मूले का है, ये शॉर्ट ट्रिक है, इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, और आपसे कुछ भी पूछा जाएगा आप डेफिनेटली उसका आंसर कर पाएंगे। फॉर्मूला है, यहाँ पर ये मोड है 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट, जितने मिनट गिवन होंगे, -30 और मल्टीप्लाई बाय आर, जितने आर गिवन होंगे, और ये मोड है, ठीक है। मोड का मतलब है कि अगर यहाँ पर इनको सॉल्व करने से माइनस की वैल्यू आती है, जैसे -2 आ गया, तो मोड का मतलब है हम प्लस का 2 कंसिडर करेंगे, मतलब 2 डिग्री होगा। तो मोड का मतलब होता है कि अंदर इसको सॉल्व करने पर प्लस आए या माइनस आए, हम प्लस ही कंसिडर करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर मोड लगा लेते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, जो मैथ्स से होंगे उनको तो पक्का समझ में आ गया होगा कि मोड का क्या मतलब है। जो बच्चे मैथ से नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप बस इस इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है, जितना आंसर आएगा डेफिनेटली आपका वही आंसर होगा। माइनस में आएगा तो उसे माइनस कंसिडर नहीं करेंगे, बस मोड का मतलब इतना होता है। तो यहाँ पे करना है कि आपको इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। अब आपको दिखाता हूँ मैं क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में था कि 2:15 हुए हैं, तो यहाँ पर जो मिनट की सुई है, यानी कि जो मिनट है वो कितने दिखाए गए हैं, 15 मिनट दिखाए गए हैं, 15 मिनट हुए हैं, तो यहाँ से 15 की वैल्यू उठानी है और पुट कर देनी है। यहाँ पर हमने 15 पुट कर दिया, 11/2 सेम टू सेम वैसे वैसे रहने दिया हमने जैसे इक्वेशन में लिखा हुआ है, -30 भी हमने वैसे रहने दिया है। आर आर कितना है, 2 बजे है ना, जो आवर है, तो आर जो है वो 2 है, तो आर यहाँ पे हम
2 रख देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो सिंपली। 11/2 जो है यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो कितना आ जाएगा 7.5 आ गया। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 82.5, और यहाँ पर 32 या 60 होता है तो 60 हमने 60 रहने दिया, माइनस करने पे कितना देगा 22.5 डिग्री। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब समझ लो एक चीज और, अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं कि बताओ 3 बजे हैं, 3 o'clock का टाइम है, आप बताओ कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो यहाँ पे करना कैसे, देखो जो 3 कैसे बचते हैं आपको सबको पता होगा। 3 सुई मतलब घंटे वाली सुई यहाँ पे होगी और मिनट वाली सुई होगी 12 पे, 3 ऐसे बचते हैं तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सबको पता ही है। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले में कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/2 हमने फॉर्मूले से उठाया, मल्टीप्लाई पे क्या करेंगे मिनट, तो मिनट यहाँ पर कितने हैं, मिनट यहाँ पर 0 क्योंकि जब 3 बजेंगे तो मिनट तो कुछ होगा नहीं ना, तो 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर मोड लगा लेंगे हम। उसके बाद 30 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 30 मल्टीप्लाई बाय आर, तो यहाँ पर आर वाली जो सुई है वो कितने पे होगी, 3 मतलब 3 बजे हैं तो घंटे का मतलब 3 हो गया, तो जो घंटे वाली सुई है यानी कि जो आर वाली सुई है वो 3 पे है। इसके बाद 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको 0 हो गया, माइनस 33 या 90, यहाँ पे कितना देगा 90, मोड लगा हुआ है, इसका मतलब अगर माइनस 90 की वैल्यू है तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, उसे हम प्लस 90 कंसिडर करेंगे। इसका मतलब जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 90 डिग्री। ठीक है, तो 3 बजे जब 3 बजेंगे तब कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो मैंने घड़ी बनाई थी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब कुछ भी पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, आप आई थिंक उसका आंसर कर पाएंगे। मैंने बहुत ही ईजी बहुत अच्छी सी ट्रिक बता दी आप लोगों को, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट में सेक्शन में बता देना मुझे कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी है। बहुत शॉर्ट ट्रिक है और जनरली अगर क्वेश्चन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो अब आज के बाद आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसीपीआई जिसकी फुल फॉर्म है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्रक्स इंडिया रैंक, बताना है आपको कि कितनी रैंक थी इंडिया की, दैट वाज 9th रैंक थी। ठीक है, सीसीपीआई की जो रैंक थी इंडिया में, इंडिया की वो थी 9th। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सीसीपीआई है क्या। 2019 में हुआ था ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम रैंक अमंग द टॉप 10 इन दिस ईयर सीसीपीआई। द current levels of per capita emissions and energy use are still comparatively low and along with ambitious 2030 targets result in high ratings for the GHG emission and energy use categories. Okay, I think सबको समझ में आ गया होगा। Okay, COP25 held in which country? COP25 किस कंट्री में हेल्ड हुआ था? तो ये हुआ था मैड्रिड स्पेन में। अब COP होता क्या है, COP25 का मतलब क्या है और ये क्यों इसकी मीटिंग क्यों होती है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन डिटेल में बता दिया एक्सप्लेनेशन करके। सो इट इज अ ट्रीटी that established the basic obligation of the 196 parties, that is states plus the European Union to combat climate change। 196 देशों के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में यहाँ पर एक मीटिंग होती है, एक ट्रीटी बनाई गई है। इट वाज साइन एट द अर्थ समिट इन 1992। अब आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में अर्थ समिट इन 1992 आपके सिलेबस में गिवन है, याद करो एनवायरमेंट वाले चैप्टर जो है आपका, वहां पर अर्थ समिट 1992 जो आपके सिलेबस में है, तो वहां से क्वेश्चन बना था COP25 के बारे में। एंड जो ये आपका ये हुआ था COP25, ये कैम इनटू फोर्स इन 1994, तो 1994 में आया था। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज is the supreme decision making body of the convention. So the 25th UN climate change conference will be taking place in Madrid, Spain and will convene from 2 से 30 दिसंबर 2019। इस बीच में ये मीटिंग हुई थी। सो अब आपको डेट भी मैंने बता दी है, ये भी बता दिया है कि जो मीटिंग है वो कौन से एक्ट से कहाँ से रिलेट करती है। तो आई थिंक अब आपको सारी चीज़ें पता हैं इसके बारे में, COP25 क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था एज फादर हैज 5 सन्स, ए के 5 बेटे हैं, OPQR, देन व्हाट इज द नेम ऑफ द 5th सन। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर ए के पिताजी के 5 बेटे हैं, 4 का नाम गिवन है, तो 5वां कौन होगा, जिसके पिताजी हैं वो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ए। सैलरी ऑफ अ मैन डिक्रीज बाय 10%, देन हाउ मच अगेन हैज टू बी इंक्रीज टू रीच द सेम सैलरी। 10% से सैलरी डिक्रीज होने के बाद अब दोबारा से कितना उसमें इंक्रीज किया जाए कि सेम सैलरी पहुंच जाए। तो कई बच्चे क्या सोचेंगे कि 10% से डिक्रीज कर दिया है, दोबारा से 10% से बढ़ा दो तो सेम सैलरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर बढ़ाना जो पड़ेगा हमें, ज्यादा अमाउंट से बढ़ाना पड़ता है। तो 10 जो है इसका आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा।
यहाँ पर आपको जो अप्लाई करना था, एक ट्रिक है यहाँ पर, समझ लेना सभी लोग, इस चीज को समझना जरूरी है। यहाँ पर पहली चीज क्या है, दैट इज 100। टोटल सैलरी कितनी है, हमने मान लिया कि टोटल सैलरी है 100, ठीक है, डिवाइड बाय जितनी सैलरी घटा दी, सपोज करो 10% घटा दी तो 90 आ जाएगा, 20% घटा देंगे तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। याद रखना जितनी घटाएंगे उससे हम माइनस कर देंगे। अब दोबारा से हमें फुल सैलरी करनी है, फुल सैलरी मतलब जितनी थी यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी थी, 100 थी, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें पूरी 100 सैलरी चाहिए, उतना परसेंटेज हम निकालना चाहते हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे आप, तो डिवाइड करने पर आई थिंक कितना आएगा, 9 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको 1000 को, सो आई थिंक ये निकल के आएगा आपका 1111, बिकॉज 9 1 9, 10, 9 1 9, 10, 9 1 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1 1 1 1/9, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 प्लस 11 1/9, ठीक है। तो मतलब ये कहने का ये होगा कि 11 1/9% से आपको दोबारा से इंक्रीज करनी पड़ेगी सैलरी, तब जाकर के ये सेम उतनी सैलरी बनेगी जितनी सैलरी उसको पहले मिल रही थी। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच दी फॉलोइंग, कितना इजी क्वेश्चन आ गया था। देखो आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, मॉनिटर। वेब ब्राउजर क्या होता है, गूगल क्रोम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, MS वर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, माउस। अब ये पॉइंटिंग डिवाइस था या कुछ और लिखा हुआ था, ये एग्जैक्ट याद नहीं है बच्चों को, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो माउस है वो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, फर्स्ट का C, 2 का A, और 3 का D एंड 4th का B, दैट इज ऑप्शन नंबर B। दिस इज द राइट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ये इजी क्वेश्चन था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब हम देख लेते हैं ओवरऑल कि ओवरऑल उसमें क्या क्वेश्चन लेवल क्या था पेपर का। तो जो DI था दैट वाज मॉडरेट लेवल का था, हायर एजुकेशन पे बेस्ड था ये DI इसका। और RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था मॉडरेट लेवल का था, शेक्सपियर पे बेस्ड था। गाइस मैं आपको बता दूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के मैंने काफी सारी ट्रिक्स बताई हैं बच्चों को, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर जो अपना एपिसोड 4 आया था, आई थिंक एपिसोड 3, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो भी आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को विद इन टाइम और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो वहाँ से एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना, चैनल पे आपको मिल जाएंगे ये वीडियोस। रिसर्च पे क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स पे 2 क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा एनवायरमेंटल पे क्वेश्चन था, ग्रीन हाउस एमिशन रैंक पे पूछा गया था, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया अभी। क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन था एंड पेरिस एग्रीमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, ये वैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एनवायरमेंट वाले यूनिट से। इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलेंडर पे जो मैंने अभी आपको कराया ऊपर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। अल्फाबेट सीरीज गिवन थी, एक्जैक्टली याद नहीं है बच्चों को अल्फाबेट सीरीज क्या थी, तो अल्फाबेट सीरीज भी गिवन थी क्वेश्चन में। इसके अलावा ICT पे क्वेश्चन था, व्हाट इज ई विद्वान। ई विद्वान जो है वो क्या है, तो इट्स ए लर्निंग ऐप, एक लर्निंग ऐप है ई विद्वान। सो आई थिंक हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बने थे एग्जाम में, और इतने बच्चों को क्वेश्चन याद रहे हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए ऑलरेडी। गाइज हमने इस चैनल पे स्टार्ट की है इस बार जा रहे पक्का सीरीज करके, जिसमें मैं यूनिट वाइज सारे इंपॉर्टेंट MCQs कवर करा रहा हूँ। और देखने को आया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन एपिसोड से। एपिसोड 1 से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एग्जाम में 24th वाले दिन पे और 25th वाले एग्जाम में। और इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं MCQs जो मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना सारी वीडियोस को, मैं इन सारी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बार जा रहे पक्का सीरीज अगर आप गूगल पे सर्च यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। तो इन सारी वीडियोस को एक बार देख लो। मैंने यहाँ पर अभी जो लास्ट वीडियो आई हमारी रिसेंट वीडियो, दैट वाज मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स की ट्रिक जो है बहुत ईजी वे में समझाई है, परसेंटेज कैसे निकालना होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताए हैं, ट्रिक्स यूज करके बताया है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उनको अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। एंड गाइज मेरे पास पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, ऑल 10 यूनिट्स के मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने 10 के 10 यूनिट को अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हैं नोट्स सारे के सारे। जैसे बुक्स होती हैं वैसे नहीं है, बुक्स काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे गिवन होती हैं जो कि एग्जाम में नहीं आती हैं। जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैंने 3 बार क्वालिफाई किया UGC नेट कॉमर्स में, और एक बार मैंने JARF भी निकाला हुआ है। तो मैं वेल अवेयर हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर उसमें डाली हुई हैं। सो ये जो नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल है, आपके एग्जाम को क्रैक करने में डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। तो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे या फिर जब आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है इस पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ डेमो पेजेस सेंड कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगी किस टाइप के नोट्स बने हैं, देन आप मुझसे इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं। इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, एंड हर एक वैल्यूएबल चीज़ के कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। जो वैल्यूएबल चीज़ होती है वो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती है।
सो कुछ नोट, इन नोट्स के कुछ चार्जेस हैं, मैंने काफ़ी टाइम लगा के नोट्स को बनाया है। इन नोट्स में आपके सभी यूनिट वाइज सारी टॉपिक कवर किए हैं मैंने, प्लस टॉपिक वाइज यानी कि हर यूनिट वाइज मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी इसमें डाले हुए हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो विद सॉल्यूशन अवेलेबल है इसके अंदर, प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर भी मैंने डाले हुए हैं, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर भी हैं इसमें विद सॉल्यूशन। तो इन नोट्स को लेने के बाद आपको कुछ भी अदर जो थिंग्स हैं उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको बुक्स परचेज करने की जरूरत है, ना ही कोई अदर कोई चीज़ आपको परचेज करने की जरूरत है। अगर ये नोट्स आपके पास अवेलेबल है, दैट इज मोर देन इनफ। इन नोट्स को पढ़ के आप इजिली नेट जो है वो क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपका जेआरएफ क्रैक हो जाएगा। सो गाइज, इन नोट्स के रिगार्डिंग हम मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और, ये हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन ना हो आपके सेट में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेट में। तो ये मत बोलना कि क्वेश्चन फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट्स ने बताए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे डाला हुआ है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी। आपके जो फीडबैक होते हैं, आपके जो कमेंट्स होते हैं, मुझे उनसे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।